तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज एट एडिशन और मैं हूं स्वाति शर्मा। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के थ्रू आज हम डे 11 पर पहुंच गए हैं ऑफ मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सो गाइस, टॉपिक बहुत ज्यादा छोटा है और इस पूरे टॉपिक को बिना स्किप करे देखना अगर आप लोग चाहते हो कि नेशनल इनकम चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आने वाले 8 लेक्चर में हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो पसंद आ रहा होगा। जितने लोग आज मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जितनी भी नई वीडियोस आप लोगों को दिखती रहेंगी, मिलती रहेंगी, आप उन वीडियोस का जो है टाइम टू टाइम यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज स्टार्ट करते हैं अपना मेन एक यूनिट जो कि है नेशनल इनकम। बहुत बच्चों को इस टॉपिक में, इस टॉपिक के कुछ टर्म्स में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो गाइस, ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अच्छा जी, तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजों को समझना है। जैसे सबसे पहली टर्म आती है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा जी, अब यहाँ पर टर्म है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहली चीज यहाँ पर हमें समझना है कि इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या है और एक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बता दूंगी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज मॉनिटरी। इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर विथ समथिंग विच इज मॉनिटरी, पैसों से रिलेटेड। जबकि एक्टिविटी वर्ड का मतलब है टू डू समथिंग, यानी कुछ काम करना, टू डू समथिंग। ऐसे ही बोलते हैं ना, एक्टिविटी करी उसने, वो फुटबॉल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी। तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी का मतलब कोई काम करना, एक ऐसा काम करना जिससे आप पैसा जनरेट कर पा रहे हो, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एक ऐसा काम जिससे आप पैसा जनरेट कर पा रहे हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। वेरी गुड। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी which provide living to the people for the satisfaction of their want। यानी हम या आप या कोई भी इंसान पैसा क्यों कमाता है? जिससे कि हम अपने वांट को सेटिस्फाई कर सके। बिल्कुल बेसिक एजेंडा हमारा क्या है कि मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं अगर ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती हूँ, या फिर आप लोग जो है आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आप पैसा कमा रहे हो, तो क्यों, वाई आर यू अर्निंग मनी? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि भाई साहब, क्योंकि बॉस आपको अपने वांट, अपने नीड सेटिस्फाई करने हैं। सो वो एक्टिविटी जो कि हमारे नीड, वो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और उससे हम अपने नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहें, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जी है आपकी 3 हिस्सों में डिवाइडेड। कौन कौन सा? पहला आता है प्रोडक्शन, फिर आता है कंजम्पशन और फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। सो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन, जो कि काफी लोगों को आइडिया है कि प्रोडक्शन क्या है। सपोज कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना, एक वुड है उसको वुडन चेयर में कन्वर्ट कर दिया, एक प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक बॉटल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। सो प्रोडक्शन रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। आ गई मेरी बात समझ में? अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम क्या है? कंजम्पशन। अब यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब क्या है कि सपोज आपने गुड्स एंड सर्विसेज को बना दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को बना दिया, लेकिन उन गुड्स एंड सर्विसेज को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर कोई फायदा हुआ? बताओ आप, हुआ कोई फायदा? नहीं हुआ ना। तो कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, एन एक्ट ऑफ यूजिंग, इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे लोग अपनी कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो कंजम्पशन रेफर्स टू अ प्रोसेस where final goods and services are used by the people
to fulfill their collective needs. ठीक है, so the process of using the final goods and services for direct satisfaction of collective needs of the people is known as consumption. अब यहाँ पर collective needs हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम एक इंसान की नीड की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम पूरी इकोनॉमी के लोगों की नीड्स की बात कर रहे हैं. आ गई बात समझ में? अब आती है एक बहुत जरूरी टर्म जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा जी, अब ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है. ये कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक वर्ड हो गया जी कैपिटल और दूसरा वर्ड हो गया फॉर्मेशन. कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स. क्या क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सोचो सोचो, क्या क्या हो सकते हैं कैपिटल गुड्स? एग्जैक्टली, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कोई भी ऐसी चीज जो हमें फर्दर पैसा जनरेट करने में मदद करती है, कोई भी ऐसी मैन मेड चीज जो हमें फर्दर पैसा जनरेट करने में या प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. फॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशन. कि सपोज भाई साहब मेरे पास एक मशीन है, मैंने एक और मशीन खरीद ली, तो मैंने कर लिया इन्वेस्टमेंट. आई मेरी बात समझ में? तो हम क्या बोलते हैं कि अरे उसने इन्वेस्टमेंट किया. या कोई इंसान बोलता है मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने एक मशीन में इन्वेस्ट किया. यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि मैंने एक मशीन खरीदी, या मेरे पास एक मशीन पहले से थी, मैंने एक और मशीन खरीदी. तो अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक में अगर मेरे पास जीरो है, यानी अभी मेरे पे कुछ नहीं है, और मैंने एक मशीन खरीद ली, तो वो इन्वेस्टमेंट है. मेरे पास एक मशीन पहले से थी, मैंने एक और मशीन खरीदी, वो भी इन्वेस्टमेंट है. मेरे पास 3 घर थे, मैंने एक और घर खरीद लिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है. तो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है? व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग स्टॉक? इस एग्जिस्टिंग स्टॉक में जब आप कोई भी एडिशन करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. आ गई बात मेरी समझ में? वेरी गुड, बहुत होशियार हैं आप लोग. चलिए जी, अब एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन व्हिच इज मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. अच्छा, अभी आ जाते हैं फर्दर पार्ट पर कि यहां पर एक टर्म आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब ये टर्म बहुत बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करेगी. इस टॉपिक को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आप लोगों को इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड का मतलब बता देती हूँ. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपने या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए रखी है, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने फर्दर रीसेल के लिए रखी है. यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल, इट कैन बी अ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. अब आप में से कुछ लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैम रॉ मटेरियल के अलावा मशीन भी तो हो सकती है, मशीन भी तो फर्दर प्रोडक्शन का काम कर रही है, तो आपने मशीन यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ उन चीजों को लेते हैं जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होते हैं. कौन से गुड होते हैं? वेरी गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. अब ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या है? प्लास्टिक से मैंने बॉटल बनाई, प्लास्टिक से मैंने बॉटल बनाई, तो प्लास्टिक कितनी बार इस्तेमाल करूंगी मैं? वो एक बार में ही वो प्लास्टिक को मैंने एक बॉटल के रूप में ले आई मैं, तो क्या उस प्लास्टिक को मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकती हूँ? आप कहेंगे नहीं मैम. मेरे पास एक वुड है और उस वुड से मैंने सोफा बना दिया, क्या अब वो वुड दोबारा से मेरे को वैसे ही रूप में वापस मिल सकती है? आप कहोगे नहीं मैम. तो ऐसे गुड्स होते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एक बार इस्तेमाल करने के काम आते हैं. ऐसी चीजों को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, और ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है. पहली चीज. दूसरी चीज हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो सकती है? एनी गुड which is purchased for further resale.
which is purchased for resale, I should write. आगे किसी भी सामान को रीसेल करने के लिए जो भी हम खरीदते हैं चीज, जैसे एसी के दुकान वाले ने खूब सारे एसी खरीदे, अपने लिए खरीदे नहीं खरीदे ना, किसके लिए खरीदे उसने ये एसी? उसने ये एसी जो है ये खरीदे हैं लोगों को फर्दर बेचने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम किसके लिए खरीदते हैं, जो हम खरीदते आगे बेचने के लिए फॉर फर्दर रीसेल, उसको हमने क्या कहा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आ गई मेरी ये वाली बात भी समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा अ कार बॉट बाय अ टैक्सी ड्राइवर। चलो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइनल गुड नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन हम अभी इसके बाद नीचे करते हैं जहां पर हम फाइनल गुड पढ़ेंगे, उसके बाद देन आई बी टेलिंग यू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कोई भी ऐसी चीज जो फर्दर रीसेल के लिए खरीदी गई है, जैसे एसी की दुकान वाले ने एसी खरीदा, किसी फर्नीचर शॉप वाले ने सोफे खरीदे, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो रीसेल के लिए खरीदी गई हैं और उनको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। अब आ जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है। सर्कुलर वर्ड का मतलब आप यहाँ पर देखो, एक के बाद एक अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में चले और लगातार चलती रहे, उसको हम यहाँ सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। अब ये सर्कुलर फ्लो किन चीजों का है? गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का। अगर किसी भी कंट्री में गुड्स और सर्विस और मनी जो है एक साथ एक सर्कुलर मोशन में चलते जा रहे हैं, अब इसका मतलब आप समझो, सर्कुलर मोशन में चलते जाने का मतलब क्या है? मेरे पास पैसे आए तो मैंने एक दुकान से सामान खरीदा, दुकान वाले ने क्या किया? दुकान वाले ने आगे जो है उसने कुछ फर्दर कोई सामान खरीदा, जिसने ये सामान खरीदा उसके बच्चे ने मुझसे ट्यूशन लगवा ली, तो पैसा लौटकर मेरे पास आ गया ना। आई बात समझ में? तो सर्कुलर का मतलब क्या है? पैसा कंट्री के अंदर लगातार गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। और सिर्फ पैसा नहीं घूम रहा है, साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी घूम रहे हैं। अगर मैंने सामने वाले को पैसा दिया तो क्यों दिया? मुफ्त में दिया? नहीं, मैंने उससे कुछ सामान खरीदा होगा या मैंने उससे कोई सर्विस ली होगी, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार। Circular flow refers to the flow of goods and services as well as money in all sectors of an economy. किसी भी इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं उन सब में अगर गुड्स एंड सर्विसेज और मनी लगातार घूमते रहे उसको हम सर्कुलर फ्लो बोलेंगे। अब ये यहाँ पर एक चीज लिखी है, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब भाई साहब ये क्या नई टर्म आ गई, ऑल सेक्टर्स? तो किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितने सेक्टर हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बार इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सेक्टर कौन कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी स्टडिंग ओवर हियर दैट ये हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है। तो बच्चों ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है कंज्यूमर सेक्टर, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। अब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है? यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने कहा था ये टर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। कौन कौन से होते हैं? 2, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि भाई साहब ये कंज्यूमर गुड्स हुए तो क्या हुए। तो सिंपल सी बात समझो, कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, which are
डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। आ गई मेरी बात समझ में? कंजम्पशन के लिए अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। आटा, दाल, चावल, तेल, शैम्पू, परफ्यूम्स। अगर मैं अपने लिए यूज करने के लिए खरीद कर ला रही हूं बाजार से तो वो हो गया कंज्यूमर गुड। अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स पे, विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर या तो फर्दर प्रोडक्शन या फिर दूसरी चीज फॉर इनकम जनरेशन। तो दो चीजों के लिए वो सामान खरीद रहा है प्रोड्यूसर, या तो वो फर्दर वहां से इनकम जनरेट करना चाहता है, बार बार उसकी उस चीज से इनकम जनरेट होती रहेगी। जैसे मेरा लैपटॉप, ये लैपटॉप, मैं एक टीचर हूं, ये लैपटॉप मुझे पैसा कमा कर दे रहा है, तो मेरे लिए ये लैपटॉप एक प्रोड्यूसर गुड है। क्यों? क्योंकि इससे मैं फर्दर इनकम जनरेट करती हूँ। आ गई मेरी बात समझ में? लेकिन आप लोगों के लिए यही जो लैपटॉप है ये कंज्यूमर गुड है, क्योंकि आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इससे आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हो। इस लैपटॉप से मे बी आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, लोगों की वीडियोस, यूट्यूब, ये सब चीजें देखते होंगे या अपनी पढ़ाई करते होंगे। बट मेरे लिए यही लैपटॉप जो है पैसा जनरेट करने का सोर्स है, तो मेरे लिए ये हो गया प्रोड्यूसर गुड। डिफरेंस समझ में आया? और ये प्रोड्यूसर गुड क्यों है? क्योंकि मैं बार बार इससे पैसा जनरेट करती हूँ, अगेन एंड अगेन आई जनरेट इनकम फ्रॉम इट। ठीक है। दूसरी चीज, कोई मशीन, कोई ट्रैक्टर, कोई टैक्सी, ये भी प्रोड्यूसर गुड है। एक मशीन आपको फर्दर बार बार, इट इज नॉट अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। एक मशीन 1 करोड़ रुपए की किसी ने खरीदी है, वो उस मशीन को बार बार इस्तेमाल करेगा और बार बार उससे पैसा जनरेट करेगा, तो वो उसके लिए क्या हो गई? प्रोड्यूसर गुड। एक ट्रैक्टर एक फार्मर को बार बार वहां पर सिंचाई करके देगा, इरिगेशनल फैसिलिटीज में उसकी मदद करेगा, इरिगेशनल चीजों में उसकी मदद करेगा, तो वो ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड। एक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी, सपोज किसी ने स्विफ्ट खरीदी और उसको ओला में कन्वर्ट कर दिया। क्या खरीदी? स्विफ्ट खरीदी और उसने उसको ओला टैक्सी बना दी, तो वो भी उसके लिए प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन मैंने स्विफ्ट अपने घर के लिए खरीदी, तो वो क्या हो गई? वेरी गुड, वो हो गई कंज्यूमर गुड। आ गया मोटा मोटा डिफरेंस समझ में कि क्या फाइनल गुड है, फाइनल गुड में क्या कंज्यूमर गुड है और क्या प्रोड्यूसर गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में एक डिफरेंस समझ लो, एक बेसिक डिफरेंस। इन पे अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो भाई साहब, जो आप लोगों का इंटरमीडिएट गुड होगा वो क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन फाइनल गुड कौन सा है? यानी कि प्रोड्यूसर गुड हो सकता है वो जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, या कंज्यूमर गुड है जिसको कंज्यूमर जो है क्या करता है? इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? जबकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इट इज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और फाइनल गुड क्या है? कंज्यूमर गुड। उसके बाद मशीनरी जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर गुड। और इंटरमीडिएट क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। डिफरेंस समझ में आया? चलो जी, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, जो मैं पूछते पूछते रुक गई थी बीच में। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अब यहां पर है स्विफ्ट बॉट बाय एन ओला कंपनी। एक ओला कंपनी ने स्विफ्ट गाड़ी को खरीदा, तो ये बताओ बच्चों क्या हुआ? वेरी गुड, ये हमारा प्रोड्यूसर गुड हुआ। आ गई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछती हूं, कार बॉट बाय एन ओनर ऑफ कार शोरूम, एन ओनर ऑफ कार शोरूम, गाड़ी के शोरूम वाले ने कुछ गाड़ियां खरीदी। कार्स बॉट बाय द ओनर ऑफ कार शोरूम, तो ये क्या हुआ? वेरी गुड, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ,
क्यों? क्योंकि ये इसने फर्दर सेल के लिए खरीदी है। आ गई मेरी बात समझ में? क्या डिफरेंस है? कोई भी चीज जो फर्दर रीसेल के लिए भी खरीदी जा रही है वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन ये स्विफ्ट गाड़ी ओला कंपनी ने खरीदी है जिससे वो बार बार पैसा जनरेट करेगी, तो ये हो गई प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये हमने एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले लेक्चर में, यानी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में कि ये सब चीजें क्या हैं। हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड कौन सा सेक्टर है? एक कंज्यूमर सेक्टर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी चीज हाउसहोल्ड क्या है? हाउसहोल्ड एक लेबर भी हो सकता है। लेबर क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स the consumption of final goods and services. Households are the owner of factors of production, so they provide factor services to the producer sector. समझ में आ गई बात? अब आते हैं अगली टर्म पर जो कि है फर्म। दूसरी जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है वो क्या है? फर्म्स। ये फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स होती हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं फर्म्स क्या होती हैं? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं जहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है, यानी यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स की बात हो रही है। तो हाउसहोल्ड्स आर फॉर द कंज्यूमर गुड्स whereas फर्म्स आर फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स। फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर सेल्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड। ये सामान को बेचते हैं हम जैसे लोगों को। फिर अगली टर्म आ जाती है बच्चों यहाँ पर गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगी तो, लेकिन इनका मेन एम क्या है? लोगों की नीड्स को फुलफिल करना। ब्रिजेस बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, ठीक है ना, या फिर कोई भी कंट्री में हेल्थ और कोई भी नया हॉस्पिटल खोल देंगे, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है ना। जैसे अभी ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, सरकार ने बहुत खर्चा किया, तो सरकार ने कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स को खरीदा है जिससे हमारे नीड्स, ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। टू प्रमोट द सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्री में सुख शांति, खुशी होना, ठीक है ना। उसके लिए जो भी सरकार करती है, जो भी चीजों को खरीदती है, जो भी सर्विसेज को खरीदती है, तो वो कौन सा सेक्टर कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है। अब यहाँ पर वेलबींग के लिए सरकार क्या क्या करेगी? हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन, फूड, इन सब चीजों पे जो भी सरकार पैसा लगाती है उसको गवर्नमेंट सेक्टर बोला जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा दैट फ्रॉम पीएम रिलीफ फंड बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अभी अनाथ हो गए हैं, उन सारे बच्चों का पीएम फंड से पैसा जाएगा और उन सारे बच्चों को 18 साल की उम्र तक सिर्फ पीएम फंड से ही सारा का सारा उनका एजुकेशन का सारा खर्चा, इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स फंड। और 18 साल के बाद भी उन लोगों की जो भी हायर एजुकेशन है उसके लिए भी पीएम फंड से ही पैसा जो है दिया जाएगा। तो दैट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब आ जाता है नेक्स्ट, इट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक सेक्टर है जो एंगेज्ड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं? बोरोइंग्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर डन ओवर हियर। एक बार रीड कर लेते हैं। बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री, यानी कि हम दूसरे कंट्री से उधार ले रहे हैं या उन्हें उधार दे रहे हैं, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, या फिर हम उस देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहां के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें कौन से सेक्टर में आती हैं? इट कम्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आ गई मेरी बात समझ में? तो अभी हमने 4 सेक्टर पढ़े। हाउस होल्ड विच इज अ कंज्यूमर सेक्टर जो कंज्यूमर गुड्स खरीदता है। फिर आता है फर्म विच इज अ प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोड्यूसर गुड्स को खरीदता है। हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि फर्म्स हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट हमारी कलेक्टिव नीड्स पूरी करने के लिए और कंट्री में वेलफेयर यानी हैप्पीनेस मेंटेन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट होती है बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री। ठीक है जी। अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कभी कभी 1 नंबर का आता है या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो यहाँ पर मतलब पता होना थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों को। मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ, इट कैन बी योर कॉन्सेप्ट ऑल्सो।
अगर सपोज किसी भी चीज की एक डेट अवेलेबल है, एक डेट, हम पैदा हुए थे, सपोज मैं 26 जून को पैदा हुई थी, तो हर साल मैं 26 जून को अपना बर्थडे बनाती रहूंगी। कब तक बनाती रहूंगी? जब तक कि मैं मर नहीं जाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल एक ही तारीख है ना, एक ही तारीख है जिस साल मैं अपना बर्थडे बना रही हूँ। लेकिन सपोज इफ आई डाई इन सम ईयर, लेट्स से, अभी मैं कोई ईयर बोलना नहीं चाहती हूँ, आज की डेट में बड़ा रिस्की है बॉस, ठीक है ना। कोई भी इंसान, लेट्स से कोई इंसान पैदा हुआ था 1990 में और उस इंसान की डेथ हो गई लेट्स से 2060 में। एक हमने ऐसी ले लिया कि 70 साल की उम्र में वो उस इंसान की जो है डेथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे? वो 70 ईयर्स वो इंसान जिया, 70 साल उस इंसान ने इस दुनिया में काटे। लेकिन अगर सिर्फ आप लोगों के पास एक ही तारीख है, 1990 में वो इंसान पैदा हुआ था, दैट पर्सन वाज बोर्न इन 1990, तो आपके पास अभी सिर्फ एक डेट है। इसी तरीके से जहां पर आपके पास सिर्फ एक डेट है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टॉक। लेकिन अगर 1990 टू 2060 हो जाए तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगा बच्चों आपका फ्लो। क्या बन जाएगा ये हमारा? ये बन जाएगा फ्लो। एक बार इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन जाता है फ्लो। आई मेरी बात समझ में? ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया इसको समझने का। एक डेट हो स्टॉक, दो डेट समझ में आ रही है फ्लो। देखो मैंने कहा कि हमारे देश में जो लेट्स से रेड फोर्ट कभी 17th सेंचुरी में बना था। टूट गया है? नहीं टूटा है। टूटेगा? पता नहीं, कुछ हो सकता है, नहीं। रेनोवेट होता है? हाँ हो जाता है। रेड फोर्ट 17th सेंचुरी में कभी बना था, मे बी 16th में बना होगा, आई हैव नो सच आइडिया, मैं सिर्फ बता रही हूँ, बना था। और ये रेड फोर्ट जो है ये आज तक चल रहा है। एक ही डेट है, बताओ स्टॉक की फ्लो। वेरी गुड, स्टॉक। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट हर साल पास होता है और ये बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बताओ स्टॉक या फ्लो? एक डेट या दो डेट? दो डेट। वेरी गुड, इट इज फ्लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो स्टॉक एक ऐसी चीज है जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। जबकि फ्लो, हमारे पास दो डेट है, हमने कहा एक साल का गवर्नमेंट बजट होता है, नेशनल इनकम एक साल की काउंट करते हैं, जीडीपी, ठीक है। 5 साल में जो है वो पॉपुलेशन सेंसस देखा जाता है, 5 ईयर प्लान्स बनते हैं। तो फ्लो क्या चीज हो गई? जिसका एक टाइम डायमेंशन हो। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों से या एक चीज पूछती हूँ, दिमाग में सोचना उसको। मैंने कहा विराट कोहली जो है इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। स्टॉक या फ्लो? स्टॉक या फ्लो? वेरी गुड, इट इज अ स्टॉक। महेंद्र सिंह धोनी हैज सर्व्ड इन द इंडियन क्रिकेट टीम एज अ कैप्टन फॉर 7 years, ठीक है ना, या 6 years लेट्स से। स्टॉक या फ्लो? स्टॉक या फ्लो? वेरी गुड, इट इज अ फ्लो। तो कहीं पर भी टाइम डायमेंशन दिख रहा है ना आपको कि हम मेजर कर पा रहे हैं समय, इस तारीख से इस तारीख तक, इस साल से इस साल तक, तो वो हो जाता है फ्लो। लेकिन सिर्फ एक ही डेट है, इस तारीख में ये इंसान जो है पैदा हुआ था, जी स्टॉक है। इस तारीख को पैदा हुआ था, इस तारीख को मर गया, जी फ्लो हो गया। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आप लोग को वैसे टॉपिक समझ में आ गया है? चलो जी अब इसको समझते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आइडेंटिफाई द स्टॉक एंड फ्लो। इट रेफर्स टू एनीथिंग विच डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, जबकि फ्लो इज एनीथिंग विच हैज अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ही डेट या एक ही समय आपके पास है। फ्लो इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, दो डेट या दो समय आपके पास है। फिर आ जाते हैं स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब वही सेम डेट या सेम तारीख या व्हाटएवर। फ्लो का मतलब इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक को हम नेशनल वेल्थ बोल सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। उसके बाद फ्लो क्या हो गया? नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, 5 ईयर प्लान्स, पॉपुलेशन सेंसस, ये सब चीजें हमारी फ्लो में आ जाएंगी। आ गई बात समझ में?
अब आते हैं अगले पार्ट पर कि सर्कुलर फ्लो एक्चुअली होता क्या है। सर्कुलर फ्लो मैंने आपको बताया, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज और मनी एक इकोनॉमी में घूम रहे हैं चारों सेक्टर्स के अंदर, उसको हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। लेकिन ये सर्कुलर फ्लो जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में, रियल फ्लो का मतलब है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। जबकि मनी फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ मनी इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। पैसे का जो एक रोटेशन एक कंट्री में बार बार हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मनी फ्लो। So real flow refers to the flow of goods and services in all sectors of an economy, whereas money flow refers to the flow of money in all sectors of the economy. Real flow को physical flow भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में आपका। और मनी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नॉमिनल फ्लो। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट चीज जिसको हम बोलते हैं मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। वैसे तो 3 मॉडल्स होते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, लेकिन क्योंकि आप लोगों के कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर सर्कुलर मॉडल है तो हम सिर्फ वही वाला मॉडल पढ़ेंगे। ये 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अब ये 2 हिस्से कौन कौन से हैं, विद कैपिटल मार्केट एंड विदाउट कैपिटल मार्केट। सबसे पहले आप लोग समझो कि ये कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट होती है मनी मार्केट, हम जहां से पैसा ले सकते हैं या जहां से हमें उधार मिल सकता है, तो ऐसी मार्केट को जो है हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल मार्केट। जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी अ बैंक, इट कैन बी शेयर मार्केट, इट कैन बी एनी प्लेस जहां से भी हमने पैसा बोरो किया है, तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कैपिटल मार्केट। So capital market refers to the money market or financial market of a country, जहां पर पैसे को बोरो या लेंड किया जा सके, हम उस मार्केट को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इट मीन्स अ मार्केट वेयर, यहां पर मैं लिख लेती हूं, वेयर फंड्स कैन बी रेज्ड, जहां पर फंड्स को रेज किया जा सके, ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। अब देखो हमें सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर लिए, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, तो हम फर्म को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन सा फ्लो हो गया ये, वेरी गुड, रियल फ्लो। जबकि फर्म इसके रिगार्ड में हमें पैसा देगी। अगर मैं सपोज कहीं पर नौकरी करती हूँ तो मुझे उसके रिगार्ड में सैलरी मिलती है, ठीक है, मैंने अपनी जमीन किसी को मतलब जो है रेंट पे दी है, तो मुझे वहां से पैसा रेंट पे मिलता है। तो फर्म्स जो है उसके रिगार्ड में हमें क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। अब पैसा इन्वॉल्व हो गया तो कौन सा फ्लो हो गया ये, मनी फ्लो, वेरी गुड। फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग जो हैं वो हाउस होल्ड, हम लोग क्या लेते हैं एज अ हाउस होल्ड फर्म से, गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है ना। हम कहीं से भी फ्रिज खरीद कर ले आते हैं, टीवी खरीद कर ले आते हैं, फोन का रिचार्ज करा लेते हैं, इंश्योरेंस की सर्विस कराते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दीज आर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें फर्म प्रोवाइड करती है। सो वो क्या हो गया, रियल फ्लो। जबकि हाउस होल्ड इस रिगार्ड में फर्म को क्या देगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज इन्वॉल्व हो गई है, यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या चीज इन्वॉल्व हो गई है बच्चों, पैसा। तो कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो हो गया मनी फ्लो। जहां पर सिर्फ गुड्स सर्विस या फैक्टर सर्विस है, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ठीक, अब जैसा मैंने कैपिटल मार्केट के बारे में आपको बताया है, यहाँ पर मैंने बीच में कैपिटल मार्केट बना दी। यहाँ पर हम बीच में लिख देते हैं कि ये कैपिटल मार्केट है, एक ऐसी मार्केट जो पैसा रेज करती है। अब मैं इसका एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है ना। मैंने लेट्स से किसी एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, और चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा के शेयर्स खरीद लिए। तो मैं हाउस होल्ड हूँ, मैंने औरोबिंदो फार्मा पे यानी कैपिटल मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू मैंने औरोबिंदो फार्मा पे पैसा लगा दिया।
तो फिलहाल ये मेरी सेविंग्स है, ये मेरी सेविंग्स है, ठीक है ना। पैसा मैं अभी दे रही हूं उनको, मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में मेरे पास लौट कर कितना आएगा। पैसा शेयर मार्केट पे चला गया, अब शेयर मार्केट इसी पैसे को फर्दर किधर प्रोवाइड कर देगी, उस कंपनी को, औरोबिंदो फार्मा को। तो उनके लिए ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। उनके लिए क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इस पैसे से फर्दर, यानी उनके एग्जिस्टिंग स्टॉक में पैसा और ऐड हो गया है, जिससे वो फर्दर इनकम को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो सेविंग्स जो है वो क्या है, सेविंग्स एक तरीके का, अभी मेरे पॉकेट से निकल के पैसा गया, अभी मेरे पास लौट कर नहीं आया है, तो सेविंग्स हो गए जी आउटफ्लो। लेकिन कंपनी के पास तो पैसा पहुंच रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो। अब इकोनॉमिक्स में इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स यानी आउटफ्लो इज अ काइंड ऑफ लीकेज। क्या है ये, लीकेज। लीकेज हो रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से, लेकिन कंपनी के पास ऐड हो रहा है, तो ये कंपनी का क्या हो गया, इंजेक्शन। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने पहले 10 रुपए खर्च किए, फिर 20 रुपए खर्च किए, फिर 30 रुपए खर्च किए, अभी लौट कर नहीं आए मेरे पास, मैं कंपनी में पैसे लगा रही हूँ, पहले 10 रुपए लगाए, फिर 20 रुपए लगाए, फिर 30 रुपए लगाए, मैंने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास पैसा बढ़ा या कम हो गया, वेरी गुड, मेरे पास पैसा कम हो गया। तो ये जो लीकेज है, ये लीकेज किसको लीड करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। किसको लीड करती है, it leads to contraction of circular flow। लेकिन जिसको मैं ये पैसे दे रही हूं, उसके पास पहले से 100 रुपए, पहले उस पे 10 रुपए गए, फिर उस पे 20 रुपए गए, फिर उस पे 30 रुपए गए, तो उस पे तो 100 के बजाय प्लस 60 रुपए और आ गए ना, तो वो उसका क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो इंजेक्शन क्या कर रहा है, उसके मनी फ्लो को बढ़ा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इट लीड्स टू एक्सपेंशन इन सर्कुलर फ्लो। आ गई मेरी बात समझ में। इसकी डेफिनेशन हम अगले चैप्टर यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको अलग अलग टर्म्स बताऊंगी। जब हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, क्या क्या टर्म्स हमारी हो सकती हैं विच आर बीन यूज्ड इन द चैप्टर नेशनल इनकम। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, तो मेरे चैनल को गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी, तो अगली वीडियो यानी वीडियो नंबर 12 के साथ कल आप लोगों को फिर से मिलूंगी इन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। और हमारा ये जो पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है, इसका नाम है मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज। सो टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।